गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर थर्ड कंप्लीट करने के बाद अब हम अगले चैप्टर पे अपने चलते हैं, जो कि चैप्टर फोर है और इसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, देखिए नाम आपको दिख रहा होगा, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो इससे पहले कि हम ये बात करें कि ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, यहाँ जो एक नाम है ज्योमेट्रिकल, ये क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कई जगह आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऐड करना वो पढ़ा होगा, 4+4 ऐसे करके ऐड किया होगा आपने, 8 आया होगा, या मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट सब नंबर्स का किया होगा आपने। और उसके बाद में कहीं कहीं पे हमें ऐसे ऐड करना पड़ा होगा, x + x = 2x ऐसे। अभी शायद आप लोगों ने नहीं किया है, और अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। आप भी जान लीजिए कि ये लेटर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं ऐसे, जैसे 4+4 8 होता है, वैसे x + x 2x होता है। ठीक है, तो ये जो 4+4 8 है, ये नंबर्स में है, तो इसे हम मैथ की एक अलग ब्रांच में इसे रखा गया है, जिसका नाम है अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक। और ये जो x + x, जहाँ हम नंबर्स को ऐड करते हैं, लेटर्स को ऐड करते हैं, इसको मैथ की एक अलग ब्रांच में रखा है, जिसे एलजेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलजेब्रा। हिंदी में अरिथमेटिक को बोलते हैं अंक गणित, और एलजेब्रा को बोलते हैं बीज गणित। ठीक है, तो ना तो उसको बोलते हैं बीज गणित। ठीक है, अब एक और मैथ की ब्रांच है जिसे आपको पढ़ना है, हालांकि आप पहले से भी जानते होंगे उसके बारे में, आपने जाना होगा कि ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ये होता है ऐसे, सर्किल ये होता है, स्क्वायर आप सब पढ़ करके आए होंगे। तो ये जो शेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ये विभिन्न प्रकार के आकार जो हैं, ठीक है, इनके बारे में हम जब भी स्टडी करते हैं, तो मैथ की एक अलग ब्रांच है जिसको ज्योमेट्री बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? ज्योमेट्री। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये ज्योमेट्री का ही चैप्टर है। तो इसका मतलब कि इसमें आपको शेप्स के बारे में पढ़ना होगा। कौन से शेप्स? जैसे यही मैंने आपको बताया, क्या क्या, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, ऐसे रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप के शेप्स के बारे में पढ़ना होगा। इवन ज्योमेट्री, जो मैंने अभी वर्ड लिखा, ज्योमेट्री भी आपका 2 वर्ड से मिलके बना है। देखो, एक तो है जियो और एक है मेट्री। ठीक है, जियो माने होता है अर्थ, ठीक है, जो हमारा अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट उसका। ठीक है, अर्थ का मेज़रमेंट नहीं, मतलब अर्थ ये पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है ना, उनके वो शेप्स के बारे में पढ़ना। जैसे आपने देखा होगा कि अर्थ पे आपका एक वो पोल देखा आपने, खंबा जो होता है उसका शेप अलग होता है। ठीक है, ट्रीज़ जो होती है उनका शेप अलग होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सबका अपना अलग अलग शेप है। ठीक है, तो उन्हीं सारे शेप्स हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना। तो वो आपका जो आप पढ़ेंगे वो ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, और ये जो चैप्टर है आपका वो ज्योमेट्री ही है। तो इसलिए देखिए दिया हुआ है इसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले पॉइंट के बारे में पढ़ना है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट आप सभी जानते हो कि जैसे पेंसिल ले लिया आपने और ऐसे छोटा सा डॉट लगा दिया, कहीं पर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, कहीं पर भी, इसी को आप पॉइंट बोलते हो। तो पॉइंट होता क्या है एक्चुअली में? पॉइंट इज़ ए फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल, इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मतलब किसी भी शार्प पेंसिल से जब एक छोटा सा डॉट लगा देते हो, उसी को पॉइंट बोलते हो। और पॉइंट में कोई लेंथ, ब्रेथ या हाइट नहीं होती, ना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी नहीं होती इसमें। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट। और पॉइंट का हम इस्तेमाल आगे बहुत जगह करेंगे। आपने पिछले क्लासेस में लाइन को मेज़र किया होगा, तो ऐसे जब लाइन मेज़र करते होगे तो कहते हो कि यहाँ ये पॉइंट ए है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये बी है आपका ऐसे, और इस लाइन की मतलब मेजरमेंट जो है 7 सेंटीमीटर, ऐसे बताते थे। तो यहाँ 2 पॉइंट लगाते थे ना, तो यही वही वाला पॉइंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका पॉइंट। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक शार्प पेंसिल से जब एक डॉट लगाते हो आप, तो उसी को हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है आपका ट्रेसिंग के लिए। ट्रेसिंग मतलब किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए कि यहाँ ये चीज़ यहाँ पर है, उसी को दर्शाने के लिए हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे भी जब आगे आएगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे दिया गया ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसे करके दर्शाने के लिए हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका टॉपिक वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? ठीक है, तो देखिए लाइन सेगमेंट से पहले आप लाइन जान लीजिए, फिर मैं आपको लाइन सेगमेंट बताता हूँ, जो कि आपका नीचे शायद है। ठीक है, यहाँ नीचे है। हाँ, ये रहा लाइन। देखिए लाइन दिख रहा है ना आपको? व्हाट इज़ लाइन? पहले लाइन जान लीजिए। तो देखिए लाइन क्या होता है?
लाइन इज़ ये कह सकते हैं कि अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन। मतलब लाइन जो होता है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब वो ख़त्म कहाँ होगा ये आपको नहीं पता होता, ये वो दोनों तरफ बढ़ता जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन नहीं है, अभी मैं इधर एक एरो लगा दूँ और इधर एक एरो लगा दूँ तो ये लाइन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एरो का मतलब होता है कि ये अभी आगे और बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, इधर भी ये आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा ये नहीं पता। ठीक है, तो देखिए डॉट डॉट जो मैंने लगाया है इसका मतलब यही है कि ये लाइन आगे बढ़ेगा ऐसे, इधर भी जो डॉट लगा है इसका मतलब यही कि लाइन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो एरो लगाते हैं उस एरो का यही मतलब होता है कि आपका जो लाइन है वो आगे क्या होता जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, लाइन। डेफिनेशन ये गई कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इट एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे कि यहाँ पे कोई भी छोटा सा पॉइंट लगा दो ऐसे और उसका नाम दे सकते हैं एम, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट लगा दिया उसका नाम दे दिया एम, तो एम एन ये हो गया आपका लाइन। ठीक है, उसको हम एम एन बोलेंगे कि ये एम एन लाइन है। अब आप कहोगे डॉट लगा दिया है आपने, तो एक्चुअली में डॉट लगाने से मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास एरो तो है ना इधर, एरो का मतलब ही होगा कि आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे ही आप समझ जाओ। ठीक है, तो लाइन आपके समझ में आया। अब बताता हूँ लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट क्या होता है, बस इसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे मान लो यहाँ से ऐसे काट दिया आपने, ठीक है, तो वो इतना बड़ा मिल गया आपको, इसका मान लीजिए नाम दे दिया पी क्यू ऐसे। तो यहाँ पे पी एक डॉट है, इधर इस तरफ लगा हुआ है पी डॉट और इधर लगा है आपका क्यू डॉट। ठीक है, तो यही पी क्यू आपका अब लाइन सेगमेंट बन गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है लाइन दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ता है, एंडलेसली मतलब बढ़ते चला जाता है, जबकि लाइन सेगमेंट का दोनों पॉइंट फिक्स होता है, मतलब इधर भी फिक्स है और इधर भी फिक्स, ना तो ये इधर बढ़ सकता है और ना ही इधर, दोनों तरफ कहीं भी नहीं बढ़ सकता। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन ये हो गई कि अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। देखिए दो एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट यहाँ पर है और पी पे, और एक एंड पॉइंट क्यू पर। तो देखिए दोनों दो एंड पॉइंट है ना इसके। तो लाइन सेगमेंट की आप डेफिनेशन में कह सकते हैं कि अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। और यह भी जान लो आपकी लाइन सेगमेंट बेसिकली एक लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा कह सकते हो। अब जैसे मान लो आपको ड्रॉ करने को आपने कहा जाएगा कि एक 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो, तो बेसिकली आप 4 सेंटीमीटर का लाइन नहीं, 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो। ठीक है, कह देते हैं कि 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो, बट वो होता है 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि लाइन तो दोनों तरफ बढ़ते चला जाएगा। तो अब इसका जैसे ये 4 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिया ए और बी, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। ठीक, चलिए, तो लाइन सेगमेंट भी समझ में आ गया आपके, लाइन क्या होता है वो भी समझ में आ गया आपके। अब आगे चलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, बहुत आसान है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट और कट, मतलब जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर कट करती हैं, इंटरसेक्ट का मतलब ही होता है कट करना। तो जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कहीं पे कट करती हैं तो इन्हीं दोनों लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लीजिए इस लाइन का नाम है एल और इस लाइन का नाम है एम, तो यहाँ पे एल और एम ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही हैं। देखिए इस पॉइंट पे कट करिए, इसका नाम कोई दे दो पी मान लो, तो ये दोनों आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में बना करके दिखाया भी गया है आपको। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं, यही होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करे, कट करे, तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब अगला क्या है, अगला जो है आपका वो है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? पैरेलल लाइन्स उसी का जस्ट अपोजिट, व्हेन टू लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को, डोंट नहीं कह सकते, नेवर कह दीजिए कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, तो उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है इसको चाहे आप इधर बढ़ा दो या चाहे इधर बढ़ा दो, ऐसे नीचे वाले लाइन सेगमेंट इसको चाहे इधर बढ़ा दो और चाहे इधर बढ़ा दो। आपको लगता है कि ये दोनों कभी मिलेंगी आपस में एक दूसरे से? नहीं, इनके बीच का ये जो गैप है, इतना वाला गैप, ये हमेशा ऐसे बरकरार रहेगा हर जगह। तो जब बरकरार रहेगा तो ये कभी मिलेंगी ही नहीं। तो इन्हीं लाइंस को, ये लाइन और ये लाइन को बोलते हैं आप क्या, पैरेलल लाइंस। इसका नाम मान लो अगर एल दे दिया आपने और इसका एम दे दिया है, तो ये लाइन एल और लाइन एम ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं। और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, एल जो मैंने लाइन का नाम एल दिया था ना, तो एल पैरेलल टू एम। ये देखिए यहाँ पे दो सीधी लाइन खींच दी ना, इसी का मतलब होता है पैरेलल। इसी का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं एल पैरेलल टू एम, मतलब एल और एम ये दोनों लाइनें क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। अब डेली लाइफ में अपने बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के। जैसे आपका बुक ले लो, मान लीजिए ये आपका बुक है ऐसे, ठीक है,
सामने रखा हुआ है आपका ये बुक, ठीक। तो इस बुक में मान लीजिए ये 4 साइड हो गई आपकी, 1 2 3 4, नाम दे देते हैं A B C और D। अब इसी में मैं आपको दोनों बता देता हूँ, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस दोनों, ठीक है। देखिए पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें अगर, तो ये देखिए आपका AD ये एक लाइन सेगमेंट है और DC ये एक लाइन सेगमेंट, इन दोनों को जब बढ़ाया गया तो यहाँ D पे इन्होंने कट किया ना, तो आप कह सकते हो कि AD और DC इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। वहीं पर आपका AD एक लाइन सेगमेंट है और ऐसे BC भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, है कि नहीं। आपको क्या लगता है AD को अगर मैं ऊपर बढ़ा दूँ और BC को ऊपर बढ़ा दूँ या फिर नीचे बढ़ा दूँ दोनों को, तो ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे नहीं। तो अब आप ये कह दो कि AD जो एक लाइन सेगमेंट है और BC जो एक लाइन सेगमेंट है, ये दोनों पैरेलल हैं। AD इज़ पैरेलल टू BC। देखो तो आपके बुक में ही पता चल गया कि आपका बुक था, इसमें पैरेलल लाइंस भी होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होती हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, आई थिंक आपके समझ में आ गया। अब एक टॉपिक बचा है आपका अभी रे क्या होता है। तो जैसे लाइन सेगमेंट था, लाइन था, बिल्कुल वैसे ही रे भी होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो है डेफिनेशन ये है कि अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड इन द अदर डायरेक्शन। मतलब रे जो होता है, रे का एक कोई एंड पॉइंट होता है, जबकि दूसरे पॉइंट पे ये एंडलेसली बढ़ती जाती है। मतलब जैसे ये जो मान लो एक पॉइंट ए हो गया, ठीक है, तो रे जो आपका यहाँ से निकलेगा, इस पॉइंट से निकलेगा, मतलब ये इससे पीछे नहीं जा सकता, यहाँ पर नहीं जा सकता, यहीं पे रहेगा, यहीं से निकलेगा आपका रे। लेकिन आगे कहाँ तक जाएगा ये आपको नहीं पता। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल आपके यहाँ सामने ही बना हुआ टॉर्च का या सन का। इवन आप सन का जो रे है उसको क्या बोलते हो, सन रे ही तो बोलते हो, जो उसकी किरणें आती हैं उसको हम सन रे ही तो बोलते हैं। तो रे क्यों बोलते हैं, रे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वो जो रे है हमारी वो सन से आ रही है। कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। तो सन जो है आपका, ठीक है, वो उसका एंड पॉइंट हो गया, किसका, रे का। ये जो सन है हमारा, ये रे का एंड पॉइंट है, यहीं से हमारी रेस चले जाएंगी, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं। अब ये जो रे आ रही है कहाँ तक आ रही है हमें नहीं पता, क्योंकि आपको पता है सन हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी रेज हमारी पृथ्वी तक आती हैं और पृथ्वी से आगे भी जाती हैं, तो कहाँ तक जाती हैं नहीं पता। तो रे की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट ओनली। मतलब रे में केवल एक एंड पॉइंट होता है, जबकि ये दूसरे डायरेक्शन में अपना एंडलेसली बढ़ती जाती है। आपके टॉर्च का भी यही प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। टॉर्च जब आप जलाते हो तो रेज यहीं से तो निकलती हैं, यहाँ से यहीं से निकलती हैं और हर डायरेक्शन में जाती हैं, लेकिन कहाँ तक जाती हैं आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो इसी टॉर्च से भी जो रेज निकलती हैं उन्हें हम रे ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आई थिंक रे हो गया आपका। और अब जो है एक्सरसाइज 4.1। तो अब आप एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यूज़ द फिगर टू नेम, या अच्छा ये फिगर है आपका, इस फिगर का इस्तेमाल करना है और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर है ए में कह रहा है 5 पॉइंट्स बताओ, ठीक है। तो इस फिगर में जो है आपका 5 पॉइंट जो है कहीं पर वो आपको बताना है। चलिए देखिए, तो फिगर में 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, देख के बताइए जल्दी से। हाँ वेरी गुड। देखिए 5 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर। देखिए एक पॉइंट आपका क्या है, एक पॉइंट है बी, ठीक है, देखिए मैं लगा भी दे रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट ओ, एक पॉइंट ई और एक पॉइंट डी। तो पहले का तो आंसर हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए 5 पॉइंट्स आर इज इक्वल टू, लिख करके ऐसे लिख दीजिए, पॉइंट लगा करके डी कॉमा पॉइंट ई कॉमा पॉइंट ओ कॉमा पॉइंट बी और कॉमा पॉइंट सी, ऐसे करके, ठीक है, बस हो गया। ऐसे ही इसमें बताना सेकंड वाले क्वेश्चन में बी में एक लाइन, तो लाइन आपको मैंने बताया था लाइन की डेफिनेशन में कि दोनों तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे आप ये ले लोगे अगर, तो ये दोनों तरफ नहीं बढ़ रहा है, इसका एंड पॉइंट ये है, इसका भी एंड पॉइंट ये है, हाँ ये है जो दोनों तरफ बढ़ रहा है, इधर भी एरो लगा और इधर भी। तो लाइन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ नाम डी है और यहाँ बी, तो आप आंसर में हो जाएगा आपका डी बी, बी वाला जो आंसर हो जाएगा डी बी लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 4 रेज बताना है, तो 4 रेज रे क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आप 4 रेज और 5 लाइन सेगमेंट इसी फिगर में ढूंढिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हुए मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे लिया है, दिखा है इसमें क्या कि नेम द
लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। अच्छा, ये जो लाइन है इसका 12 तरीके से नाम लिखना है आपको, जबकि इसमें केवल 4 पॉइंट दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे ये 2 पॉइंट ले लो केवल ए बी, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, ठीक है। फिर कॉमा ए से सी अगर ले लिया तो ए सी लिख सकते हो, फिर कॉमा ए से डी ले लिया तो ए डी लिख सकते हो, ठीक है। अब ए डी के बाद फिर ऐसे बी से सी ले लो तो बी सी लिख सकते हो। इसी तरीके से आपको 12 तरीके से लिखना है, तो आप 12 तरीके से इसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाला देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन है। चलिए थर्ड तक मैं बता देता हूँ, 4, 5, 6 आपको कल बता दूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए यूज़ द फिगर टू नेम, ये जो फिगर है आपका, इस फिगर का इस्तेमाल करना है आपको और कुछ बताना है क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए फिगर यही है, इसमें लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, इसमें वो लाइन बताने हैं वो लाइन बताना है जिसमें पॉइंट ई हो। तो बेसिकली यहाँ पे तो 2 लाइन मिल रहे हैं, एक तो एफ ओ है आपका ये वाली लाइन, इसमें भी पॉइंट ई मिल रहा है, और एक लाइन यहाँ पर है आपका ए ई, इसमें भी पॉइंट ई मिल रहा है। तो इनफैक्ट आप एक करो, इसका आंसर आप बता दो एफ ओ, क्योंकि उसमें बीच में आपका पॉइंट मिल रहा है ना। तो ये जो लाइन है आपका एफ ओ, इसी में बीच में पॉइंट ई मिल रहा है, तो इसका आंसर आप लिख देना एफ ओ, पहले का आंसर ए का, ठीक है। बी क्या है, लाइन पासिंग थ्रू, एक मिनट दिख नहीं रहा है, मिटा देता हूँ थोड़ा सा, लाइन पासिंग थ्रू ए से जो लाइन पास हो रही है, हटा देता हूँ एक मिनट। ए से लाइन जो पास हो रही है वो एक ही लाइन पास हो रही है, वो है ए ई। देखिए यहाँ पर ए से जो लाइन पास हो रही है वो ए ई यही पास हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ई, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। 3 क्वेश्चन हो गया आपका, बाकी के 3 मैं आपको कल अपने अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए।